हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम कक्षा 12 इतिहास का मॉडल पेपर 7 देखेंगे। 6 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में हल किए थे, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये जो मॉडल पेपर है आपके 22 मार्च को इतिहास का पेपर होने वाला, उसमें से प्रश्न इन्हीं मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। ये जो मॉडल पेपर है मील के पत्थर साबित होंगे। इनसे आपको ये भी पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, इसका उत्तर है आपको किस प्रकार देना है, और जो छोटे प्रश्न है उसका उत्तर किस प्रकार लिखना है, बड़े प्रश्न है उसका उत्तर किस प्रकार लिखना है, सही समय में पेपर है वो हल कैसे करना है। इसमें जो खंड ए है इसमें एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें पहला प्रश्न है वो एमसीक्यू प्रश्नों से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुरातत्व है उनका जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछा गया, आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ड है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न है 6ठी शताब्दी में सबसे पहले ढाले और प्रयोग किए गए चांदी और तांबे के सिक्के कहलाते हैं। जो 6ठी शताब्दी में सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले ढाले, चांदी और तांबे के सिक्के थे उन्हें आहत कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आहत क्या है। जो 6ठी शताब्दी में सबसे पहले चांदी और तांबे के सिक्के प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें आहत कहा जाता है। आगे तीसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। आपके से एक प्रश्न है वो इस प्रकार का पूछा जाएगा, एक कोई ऐतिहासिक स्थान दिया होगा और उसका आपको राज्य पूछा जाएगा, यानी ये स्थान किस राज्य में स्थित है। जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। चौथा प्रश्न है कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित है। जो कौरव और पांडव है वो कुरु वंश से संबंधित थे। इसमें ऑप्शन ड है वो सही है। पांचवा प्रश्न है सांची की खोज कब हुई। जो सांची का स्तूप है उसकी खोज है वो 1818 ईस्वी में की गई। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। छठा प्रश्न है दुआरते बारबोसा प्रसिद्ध लेखक था। जो दुआरते बारबोसा है वो कहाँ से संबंधित था। जो दुआरते बारबोसा यूरोप का एक प्रसिद्ध लेखक था। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। सातवां प्रश्न है कबीरदास जी किसके शिष्य थे, यानी कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था। कबीरदास जी के गुरु का नाम है वो रामानंद जी था। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। आठवां प्रश्न है खालसा पंथ की नींव किसने डाली। जो खालसा पंथ है उसकी नींव गुरु गोविंद सिंह जी ने डाली। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। नौवां प्रश्न है कृष्णदेव का संबंध किस राजवंश से था। जो कृष्णदेव है उसका संबंध है वो तुलु वंश से संबंधित था। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। 10वां प्रश्न है अरबी भाषा के शब्द सुल्तान का संस्कृत अनुवाद क्या। जो अरबी भाषा के शब्द सुल्तान है उसका संस्कृत अनुवाद है वो हिंदू सूर्त राणा होगा। इसमें ऑप्शन ड है सही है। ये सुल्तान का संस्कृत अनुवाद आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 11वां प्रश्न है वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था उसे क्या कहा जाता है। वह भूमि जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता यानी हर समय कृषि की जाती है उसे पोलज कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ब है वो सही है। 12वां प्रश्न है असम में अहोम राजाओं के पास जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले कहलाते हैं, यानी जो असम में अहोम राजा थे उनके पास जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले पायक कहलाते थे। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। आगे 13वां प्रश्न है उत्तरी बंगाल में शक्तिशाली जोतदारों को कहा जाता है। जो उत्तरी बंगाल है उसमें जो शक्तिशाली जोतदार थे उनको हवलदार या गांटीदार या मंडल कहा जाता था। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 14वां प्रश्न है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई। ब्रिटेन में जो कपास आपूर्ति संघ है उसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। 15वां प्रश्न है जमींदार कुंवर सिंह का संबंध था। जो जमींदार कुंवर सिंह है उनका संबंध आरा से था। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। 16वां प्रश्न है बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। जो बराबर की गुफाएं है वो बिहार में स्थित है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। ये बराबर की गुफाएं आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसका पहला अक्षर बे और बिहार का भी पहला अक्षर बे आप इस प्रकार ध्यान में रख सकते हैं। आगे 17वां प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह उसका सबसे पहले प्रयोग है वो दक्षिणी अफ्रीका में किया था। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। 18वां प्रश्न है जलियांवाला बाग कांड है वो कहाँ पर हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। इसमें जो गोलियां चलाने वाला अंग्रेज जनरल है वो डायर था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपके 18 एबीसीडी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जो दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित रहने वाला है। इसमें 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। इसमें पहला प्राचीनतम अभिलेख खालजा भाषा में लिखे जाते हैं, यानी जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। इस रिक्त स्थान में वो प्राकृत उत्तर है वो सही होगा। दूसरा है शक शासक रुद्रदामन द्वारा खालजा सरोवर का जीर्णोद्धार कराया गया। शक शासक रुद्रदामन के द्वारा जो सुदर्शन सरोवर है उसका जीर्णोद्धार करवाया गया। तीसरा प्रश्न है महात्मा बुद्ध के दर्शन से जुड़े विषय खालजा पिटक में आए। जो महात्मा बुद्ध का दर्शन है उससे जुड़े विषय है वो अभिधम पिटक में आए। जो 3 पिटक है उनमें से जो अभिधम पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के दर्शन से जुड़े विषय सम्मिलित है। चौथा प्रश्न है इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम खालजा है। जो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है उसका नाम रियला है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पांचवा प्रश्न है पंचायत का सरदार एक मुख्य होता था जिसे खालजा या मंडल कहते थे। जो पंचायत होती है उसका सरदार है वो एक मुख्य होता है, उसे मुकदम या मंडल कहा जाता है। छठा रिक्त स्थान है 1793 ईस्वी में बंगाल में स्तंभधारी बंदोबस्त लागू करते समय वहाँ का खालजा कार्नवालिस्ट था, यानी 1793 ईस्वी में बंगाल में जब स्तंभधारी बंदोबस्त लागू किए गए उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल है वो
कार्नवालिस था। इस एक प्रश्न में 4 प्रश्न बनता है। इन चारों प्रश्नों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किए गए, 1793 ईस्वी में, और कहाँ लागू किए गए, बंगाल में, और उस समय गवर्नर जनरल है वो कार्नवालिस था। इस प्रकार आपके 6 रिक्त स्थान है वो पूछ जाएंगे। आगे जो तीसरा प्रश्न है वो अति लघुत्रात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें 11 प्रश्न है वो पूछ जाएंगे। इसमें पहला है हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कुल कितनी है। जो हड़प्पा लिपि है उसमें चिन्हों की कुल संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है वो कुल चिन्ह है। दूसरा प्रश्न है हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया और कब किया गया। जो हस्तिनापुर नामक गांव उसमें बीबी लाल के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया, यानी खुदाई की गई 1951-52 ईस्वी में किया गया। तीसरा प्रश्न है स्त्री धन को परिभाषित कीजिए, यानी विवाह के समय जो मिले उपहार पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता है, इसे स्त्री धन कहा जाता है। यानी स्त्रियों को विवाह के समय जो उपहार मिलते हैं उन पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता है और इसे स्त्री धन कहा जाता था। चौथा प्रश्न है 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का क्या नाम था। जो 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाला फारस का दूत था उसका नाम अब्दुल रज्जाक था। पांचवा प्रश्न है इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में कितने दरवाजे थे, इनमें सबसे विशाल दरवाजा कौन सा। जो इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में कुल है वो 28 दरवाजे थे। इसमें से जो बदायूं दरवाजा है वो सबसे विशाल दरवाजा था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे छठा प्रश्न है लिंगायत कौन थे। जो कर्नाटक के संत बासवना के अनुयायी है वो लिंगायत कहलाते हैं। उन्होंने ब्राह्मण की अवधारणा और श्राद्ध संस्कार का विरोध किया, यानी जो बासवना नामक संत थे कर्नाटक के, उनके अनुयायी थे, उनकी पालना करने वाले जो थे उन्हें लिंगायत कहा जाता है। ये ब्राह्मण की अवधारणा और श्राद्ध संस्कार का विरोध करते थे। सातवां प्रश्न है जिमी कौन थे। जिमी लोग जो उद्गठित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, वे संरक्षित श्रेणी के लोग थे। भारत में जो हिंदू है वो भी जिमी लोगों में सम्मिलित थे। आठवां प्रश्न है जमींदारों की शक्ति के दो स्रोत बताइए। जमींदारों द्वारा राज्य की ओर से जो कर वसूला जाता था वो उसकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत था। दूसरा सैनिक संसाधन, जो जमींदार थे उनके पास सैनिक थे, ये भी उनकी एक शक्ति का स्रोत था। नौवां प्रश्न है संथालों की शक्ति का प्रतीक क्या था। जो संथालों की शक्ति का प्रतीक है वो हल था। 10वां प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है वो फरवरी 1922 में स्थगित किया, क्योंकि इस समय वो उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर जो चोरा चोरी कांड हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारियों सहित थाने को जला दिया गया, जिसके कारण गांधी जी ने है वो हिंसा फैलने के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। 11वां प्रश्न है भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1949 को है वो देश में लागू हुआ। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। जो संविधान बनकर तैयार हुआ यानी पारित हुआ, इसे संविधान की भाषा में है वो अंगीकृत करना कहा जाता है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान अंगीकार या स्वीकार कब किया गया। जो अंगीकृत है वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया और अधिनियमित यानी लागू है वो 26 जनवरी 1949 को किया गया। इन दोनों वर्डों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे जो खंड 2 है वो लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसकी उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द रहने वाले। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला है। चौथा प्रश्न है मगध की जो प्रारंभिक राजधानी राजगाह, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगाह वर्तमान बिहार में स्थित जो राजगाह है वो थी। राजगाह का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था और बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। जो राजगाह उसका वर्तमान में नाम राजगीर है और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। ये गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर स्थित था। आगे 5वां प्रश्न है मेगस्टीनिज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए नियुक्त दूसरी उप समिति क्या कार्य करती है। यानी मेगस्टीनिज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए जो समितियां बनाई जाती है उसमें जो दूसरी उप समिति थी वो क्या कार्य करती। मेगस्टीनिज के अनुसार दूसरी उप समिति विभिन्न प्रकार के कार्य करती, जैसे उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक और शिल्पकारों को नियुक्त करना। ये जो कार्य है वो दूसरी उप समिति करती थी। आगे जो छठा प्रश्न है वो ब्राह्मणों ने धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में वर्णित आदर्श जीविका संबंधी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय किए। यानी जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में वर्णित आदर्श जीविका संबंधी व्यवस्था उसको बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने कौन कौन से उपाय किए थे। इसमें पहला उपाय है ब्राह्मणों ने लोगों को बताया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है, यानी इसकी व्यवस्था देवताओं के द्वारा की गई। दूसरी वे शासकों को ये उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में पालन करें। उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा है वो जन्म पर आधारित है। 7वां प्रश्न है अल बिरूनी को भारत के यात्रा वृत्तांत में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोई 2 कठिनाइयों का आपको बताना है। अल बिरूनी के अनुसार पहली कठिनाई है वो भाषा से संबंधित थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचार और सिद्धांतों को एक ही भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना सरल नहीं था। यानी जो संस्कृत है वो अरबी और फारसी से बिल्कुल भिन्न थी, इसलिए उनके जो विचार है और सिद्धांत है उनको दूसरी भाषा में अनुवादित करना सरल नहीं था।
दूसरी कठिनाई और धार्मिक अवस्था और प्रथाओं में भिन्नता थी। इसे उन्हें समझने के लिए वेदों पुराणों की सहायता लेनी पड़ी, यानी यहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था और प्रथा उसमें भी भिन्नता थी। इसके लिए उन्हें समझने के लिए वेद और पुराण जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है उनकी सहायता लेनी पड़ी। आगे 8वां प्रश्न है, कर्नाटक साम्राज्य मूव और नरपति से आपका क्या तात्पर्य है, यानी इन दोनों का क्या अर्थ है। विजयनगर साम्राज्य को समकालीन लोगों ने कर्नाटक साम्राज्य मूव भी कहा है। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु जो समकालीन स्रोतों में इसका उल्लेख कर्नाटक साम्राज्य मूव के रूप में भी किया गया, यानी जो विजयनगर साम्राज्य था उसका दूसरा नाम है वो कर्नाटक साम्राज्य मूव भी है। और नरपति यानी लोगों का समय राय शासकों को नरपति की उपाधि दी जाती थी, यानी जो लोगों का स्वामी होता है उसे नरपति कहा जाता है, जो राय शासक थे उन्हें नरपति की उपाधि दी गई थी। आगे 9वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक विकास में कृष्णदेव राय ने क्या योगदान दिया। जो विजयनगर का साम्राज्य उसकी संस्कृति के विकास में कृष्णदेव राय का क्या योगदान है। कृष्णदेव राय ने अनेक उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने विरूपाक्ष मंदिर के सामने मंडप बनवाया। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है, यानी जो पूर्वी गोपुरम का निर्माण है वो भी कृष्णदेव राय ने करवाया। उसने दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम का निर्माण करवाया। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का संरक्षक भी था, यानी विद्वानों को संरक्षण भी देता था। उसने तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्यद नामक ग्रंथ भी लिखा था। इस प्रकार जो कृष्णदेव राय है उसका विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। आगे 10वां प्रश्न है, आईन ए अकबरी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। आईन ए अकबरी की विषय वस्तु, पहली विषय वस्तु है वो दरबार प्रशासन और सेना का संगठन, ये इसकी मुख्य विषय वस्तु थी, यानी इसमें अधिकतर जो दरबारी संस्कृति है उसका वर्णन हुआ है। राजस्व के स्रोत और जो अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल है उसका भी वर्णन हुआ है। लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाजों का भी वर्णन हुआ है। अकबर की सरकार के समस्त विभाग और प्रांतों यानी सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अतिरिक्त आईन इन सूबों के बारे में जटिल और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी से देती है। आगे 11वां प्रश्न है, सरकारी राजस्व जमा कराने में जमींदारों के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी, यानी जमींदार जब सरकारी राजस्व जमा कराते थे तो उनके समक्ष कौन कौन सी बड़ी समस्याएं थी। इसमें पहली ये राजस्व की मांग है वो बहुत ऊंची थी। दूसरी ये ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई, जब कृषि की उपज की कीमत है वो बहुत नीची थी, जिसे किसानों के लिए लगान चुकाना मुश्किल था। और तीसरी समस्या वो थी राजस्व है वो असमान था, यानी हर जगह समान नहीं था। फसल चाहे अच्छी हो या खराब राजस्व का सही समय पर भुगतान करना है वो जरूरी था। ये जो जमींदारों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। आगे 12वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। उन्होंने विद्रोह का दमन करने के लिए कई नए कानून पारित किए। पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। जनता में दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया और तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। और ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां भी मंगाई गई, यानी अंग्रेजों ने जो 1857 की क्रांति थी उसको दबाने के लिए जो जो प्रयास किए उनका आपको वर्णन करना है। आगे 13वां प्रश्न है, संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किन्हीं दो प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, यानी ऐसे कौन से दो प्रावधान हैं जिनके माध्यम से राज्यों के बजाय केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई। इसमें पहला है, केंद्रीय दो प्रमुख सूची में बहुत अधिक विषय रखे गए, यानी जो केंद्र की सूची है उसमें बहुत अधिक प्रमुख विषय है वो रखे गए हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के समस्त अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया, यानी जो अनुच्छेद 356 है उसके तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति है वो किसी भी राज्य में राज्य आपातकाल लागू कर सकते हैं और उस राज्य आपातकाल के तहत राज्य की सारी शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथों में चली जाती। राज्य पर संपूर्ण नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का हो सकता है। आगे जो खंड है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित है। इसकी उत्तर से है वो 100 शब्द है, यानी इसका उत्तर आपको 8 से 10 लाइन में देना है। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाला है, अथवा में पूछा जाएगा। आपको दोनों में से कोई एक है वो प्रश्न हल करना है। इसमें 14वां प्रश्न है, शिल्प उत्पादन के लिए हड़प्पा निवासी कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कौन सी नीतियां अपनाते थे। कच्चा माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, इसमें पहला है, हड़प्पा निवासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने हेतु कई तरीके अपनाते। नागेश्वर और बालाकोट में शंख है आसानी से उपलब्ध था। वे लाजवड मणि अफगानिस्तान में स्थित सोरटुगई से मंगाते। कार्निलियन गुजरात में स्थित भड़ोत से मंगाते। सेल खड़ी है वो दक्षिणी राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से मंगाते। और धातु है वो राजस्थान से मंगाते, यानी विभिन्न स्थानों से कच्चा माल है वो प्राप्त करते थे। दूसरा अभियान भेजना, हड़प्पावासी तांबा प्राप्त करने हेतु राजस्थान के खेतड़ी अंचल में और सोना प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारत में अभियान भेजते थे। इसके अथवा में है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की बनावट पर प्रकाश डाली, यानी जो मोहनजोदड़ो का बड़ा स्नानागार है उसकी जो बनावट है उसका आपको वर्णन करना है। विशाल स्नानागार की बनावट, मोहनजोदड़ो स्थित विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है और जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर और जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया, यानी जो
स्नानागार है उसके जलाशय उसके किनारे पर ईंटों को जमाए गए और जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए जिसमें से एक बड़ा कुआं भी था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानघर बनाए गए। इस गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने। प्रत्येक स्नानघर से नालियां और गलियारे के साथ एक नाले में वो मिलती थी। आगे 15 प्रश्न है मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। मीराबाई है वो स्वतंत्र विचारों वाली एक महिला थी। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु है वो रैदास थे जो एक चरमकार थे। इसे ज्ञात होता है कि मीरा ने जो जातिवादी समाज की रूढ़ियां उनका उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि वे अपने पति के राजमहल के सुखों और ऐश्वर्य को त्याग कर मीरा ने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के योग्य वस्त्र धारण किए। इससे प्रकट होता है कि मीरा प्राचीन सामाजिक रूढ़ियों में विश्वास नहीं करती थी। वह जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव के विरुद्ध थी। इसके अथवा में कबीर की शिक्षाओं पर प्रकाश डाली, यानी जो संत कबीर ने कौन कौन सी शिक्षा दी। इसमें पहली शिक्षा है वो संसार का स्वामी एक ये जो ईश्वर है उसके नाम है वो अलग अलग है। दूसरे कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के जो धार्मिक आडंबर है जो दिखाऊ टिप्पण है उनका विरोध किया है। कबीर ने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया। कबीर ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया और उन्होंने भक्ति भावना का समर्थन किया है। आगे 16 प्रश्न 1857 में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए, यानी जो 1857 विद्रोही थे उनके बीच एकता स्थापित किस प्रकार की गई। इसमें पहला बिंदु है वो 1817 विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणा में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता है। यानी जो भी घोषणाएं की जाती है उसमें किसी भी जाति धर्म का विशेष नाम नहीं लिया जाता, सभी वर्गों को बुलाया जाता है। 1857 के विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों समाजों का नफा और नुकसान बराबर था। विज्ञापनों में अंग्रेजों से पहले की हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। विद्रोह के बीच एकता स्थापित करने के लिए मुसलमान राजकुमारों या नवाबों द्वारा जो घोषणाएं की गई उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं को सम्मान दिए जाते थे। ये 4 बिंदु इनके माध्यम से स्पष्ट होता है कि जो विद्रोही थे उनके मध्य एक प्रकार की एकता स्थापित थी। इसके अथवा में 1857 की क्रांति को भड़काने में धार्मिक कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी 1857 की क्रांति के पीछे धार्मिक धर्म संबंधी कारण है वो कौन से थे। इसमें पहला है एनफील्ड राइफलों के कारतूसों की चिकनाई के बारे में कहा गया कि उस पर गाय और सुअर की चर्बी चढ़ी थी। इस बात से हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों ने स्वयं को अंग्रेजों द्वारा धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र समझा और कारतूसों को चलाने से मना कर दिया गया। और दूसरा बाजार में जो आटा बिक रहा था उसके बारे में भी ये कहा गया कि इसमें गाय और जो सुअर है उसकी हड्डियों को पीस कर मिलाए गए, जो अंग्रेजों द्वारा धर्म भ्रष्ट करने की एक साजिश थी। सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह को मान्यता, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार आदि सुधार कानूनों को भारतीयों ने अपने धर्म के रूल समझा और अपने धर्म के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप समझा। इसे धर्म प्रचारक अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की खिल्ली उड़ाते थे। ये जो 4 कारण है वो 1857 की क्रांति के पीछे महत्वपूर्ण धार्मिक कारण थे। आगे 17वां प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कारण बताए, यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव उसमें लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू ने क्या तर्क दिए थे। उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल न करने का नेहरू जी ने कारण बताया कि कोई गणराज्य है वो लोकतांत्रिक न हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्षधर है, हमारा लक्ष्य है वो लोकतंत्रीय है। यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि ये तो स्वाभाविक है कि जो गणराज्य शब्द है उसमें लोकतांत्रिक शब्द पहले से ही निहित होता है, यानी गणराज्य का शाब्दिक अर्थ होता है वो लोकतांत्रिक होता है। इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की नहीं आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु भी प्रस्तुत की है। इसके अथवा में प्रांतों के लिए ज्यादा शक्तियों के पक्ष में के संतनम द्वारा क्या तर्क दिए गए, यानी के संतनम ने राज्यों को अधिक शक्तियां देने के पक्ष में क्या तर्क दिए थे। इसमें संतनम ने कहा कि यदि केंद्र के पास जरूरत से ज़्यादा शक्तियाँ होगी तो वह प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों को कम करने से उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र है वो ज़्यादा मजबूत हो सकता है, उसका कार्यभार है वो कम हो सकता है। संतनम का दूसरा तर्क यह था कि शक्तियों का जो मौजूदा वितरण है उन्हें पंगु बना देगा और राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर है वो केंद्र सरकार के अधिकार में दे दी गई। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेगी, जो राज्य सरकार है वो विकास कार्य किस प्रकार करेगी। संतनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू कर दिया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। कुछ ही सालों में सारे प्रांत है वो केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और उड़ीसा के एक सदस्य के अनुसार बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा और देश के टूटने का खतरा भी आ सकता है। आगे जो खंड दे है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें उत्तर सीमा 250 शब्द है, यानी आपको 20 से 25 लाइन में पूरे एक पेज पर इसका उत्तर लिखना है। इसमें जो भी आप उत्तर लिखो वो पॉइंट बनाकर है वो लिखना है।
इसमें 18वां प्रश्न है, जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत एक अद्वितीय सिद्धांत है क्या? 21वीं शताब्दी में अहिंसा की कोई प्रासंगिकता है? यानी जैन दर्शन में अहिंसा का सिद्धांत कौन सा है जो एक अद्वितीय सिद्धांत है, इसकी वर्तमान में क्या महत्व है? जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत एक अद्वितीय सिद्धांत है क्योंकि शांतिपूर्ण जीवन जीने का सभी प्राणियों को समान अधिकार है, अतः आपसी विश्वास और समानता का व्यवहार समाज में शांति और सद्भाव ला सकता है। जैन दर्शन है पेड़ पौधों और कीट पतंगों का भी पोषण करता है, ये पौधों और जानवरों के संरक्षण और पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु आज अति है वो प्रासंगिक है। यानी जो जैन दर्शन है वो मानव के साथ साथ पेड़ पौधों और कीट पतंगों का भी पोषण करता है, ये वर्तमान में पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। 21वीं शताब्दी में अहिंसा की प्रासंगिकता बनी हुई है। महावीर, स्वामी गौतम बुद्ध आदि चिंतकों ने मानव जाति को अहिंसा का संदेश दिया। अहिंसा का सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण और उपयोगी बना हुआ है। उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सशस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा आदि के कारण युद्ध के बादल है वो मंडराते रहते हैं। युद्धों में भीषण विनाश लीला होती है, लोगों को भी भीषण कष्ट उठाने पड़ता है। युद्ध और रक्तपात से किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। हिंसा से कटुता बढ़ती है, समाज में अशांति और अव्यवस्था फैलती है। इसलिए अहिंसा का पालन करते हुए युद्ध और रक्तपात से बचा जा सकता है। अहिंसा के द्वारा ही समाज में सौहार्द, सहयोग, शांति और सुरक्षा का वातावरण बना रह सकता है। 21वीं शताब्दी में भी अहिंसा की प्रासंगिकता है, जैसा कि अहिंसा का जो जैन दर्शन में है वो वर्णन हुआ है। वर्तमान में भी इस अहिंसा का बहुत अधिक महत्व है। इसके अथवा में स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे चर्चा कीजिए। यानी स्तूप बनाने का उद्देश्य क्या था और ये किस प्रकार बनाए जाते थे। इसमें पहला, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? कुछ पवित्र स्थानों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, उनकी अस्थियां या उनके द्वारा जो प्रयुक्त सामान है वो गाड़ दिए जाते हैं और इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा शायद बुद्ध के पहले से ही प्रचलित थी, परंतु बौद्ध धर्म से जुड़ गई। चूंकि इन स्तूपों में जो पवित्र अवशेष होते थे इसलिए समूचे स्तूप को बौद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक भरभूत, सांची और सारनाथ आदि स्थानों पर स्तूप बन चुके थे। अगला जो दूसरा बिंदु है वो स्तूप कैसे बनाए गए, यानी इसका निर्माण किस प्रकार किया गया। स्तूपों के निर्माण के लिए अनेक लोगों ने दान दिए। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से हमें इन्हें बनाने और सुसज्जित करने के लिए दिए गए दानों का पता चलता है, यानी किस किसने दान दिया। कुछ दान राजाओं के द्वारा किए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा दिए गए दान। कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाए गए। इसके अतिरिक्त सैकड़ों स्त्री और पुरुषों ने भी स्तूपों के निर्माण के लिए दान दिया। दान के अभिलेखों में उनके नाम मिलते हैं। कभी कभी वे अपने गांव और शहर का नाम बताते हैं, कभी कभी अपना व्यवसाय और संबंधियों के नाम भी बताते हैं। इन स्तूपों के निर्माण में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया था। स्तूप की संरचना है वो किस प्रकार की थी? स्तूप की संरचना के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। इसमें पहला तत्व है वो अंड स्तूप, जिसका संस्कृत अर्थ होता है टीला का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अर्मिका, अंड के ऊपर एक अर्मिका होती है, ये छज्जे के समान ढांचा है और देवताओं के घर का प्रतीक था। यष्टि अर्मिका से मस्त मूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे। इस पर प्राय एक छतरी लगी होती थी। वेदिका टीले के चारों ओर वेदिका होती जो पवित्र स्थल को सामान्य संसार से अलग करती थी। ये स्तूप की संरचना, स्तूप किस प्रकार बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, इन तीनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 1900 प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया, इसका आपको कारण बताना है। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए, लेकिन ये तीनों ही है वो सफल नहीं हो पाए। पहला गोलमेज सम्मेलन है वो नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता है वो सम्मिलित नहीं हुए, इसलिए ये निरर्थक साबित हुआ, इसका कोई अर्थ है वो नहीं निकला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित किया गया। इसमें गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होकर नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। उनके दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। जो गांधी जी ने पूरे भारत के प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था, उनको 3 पार्टियों ने चुनौती दी। इसमें पहला है मुस्लिम लीग का इस विषय में कहना था कि वह भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों में काम नहीं करती है। दूसरा, भारत के राज्य रजवाड़ों का कहना था कि कांग्रेस के उनके नियंत्रण वाले भागों पर कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी चुनौती तेज तरार वकील और विचारक भीमराव अंबेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी है वो निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ये भी असफल हो गया और गांधी जी लंदन से खाली हाथ वापिस लौट आए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन है भारत में जिन दिनों सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ब्रिटिश सरकार ने लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया, परंतु कांग्रेस पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया।
सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। इसके आधार पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान न करने और सांप्रदायिकता की नीति को बढ़ावा देने का गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ताओं का कोई भी परिणाम नहीं निकला। इसके अलावा में महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया, यानी गांधी जी ने स्वयं को आम लोगों के जैसा दिखाने के लिए क्या किया था। इसमें पहला है, गांधी जी ने आम आदमी की तरह साधारण वस्त्र, विशेषकर खादी से बने वस्त्र है वो पहने शुरू की, यानी साधारण वस्त्र पहने उन्होंने, कोई कोट पैंट है वो नहीं पहना, खादी से बनी धोती है वो पहनी। उन्होंने चरखा चलाया, कुटीर उद्योग धंधों, दलितों के हितों, महिलाओं के प्रति सद्व्यवहार और सच्ची सहानुभूति प्रदर्शित की। वे आम लोगों की तरह रहते, उनकी भाषा में बोलते, अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते, बल्कि उनसे सहानुभूति रखते हैं, उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित करते। गांधी जी आम लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। गांधी जी प्रतिदिन कुछ समय के लिए चरखा भी चलाते हुए मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में कोई भेदभाव नहीं करते। वे सामान्य जनों के सुख दुख में निरंतर भाग लेते। गांधी जी साधारण लोगों की तरह मात्र धोती पहनते थे। वे अपने कार्य है वो स्वयं किया करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी है वो स्वयं को आम लोगों के जैसा दिखाने का प्रयास करते थे। आगे 20 प्रश्न है वो भारत के मानचित्र से संबंधित है। इसमें पहला है वो राजगीर और दूसरा नागेश्वर, तीसरा लखनऊ, चौथा नासिक और पांचवा चंपारण। इन पांचों स्थानों को बढ़ना है, या तो हम 5 स्थान और दिए गए आप अथवा वाले भी कर सकते हैं। इसमें मांडा, श्रावस्ती, पानीपत, रायबरेली और अहमदाबाद आपको या तो ऊपर वाले करना है या तो वाले 5 स्थान है वो मैप में बढ़ना है। इसमें जो ऊपर वाले स्थान है उसमें जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश में स्थित है और जो चंपारण है वो बिहार में स्थित है। राजगीर भी बिहार में स्थित है, जो मगध की प्रारंभिक राजधानी भी थी। नागेश्वर है वो गुजरात में स्थित है। नासिक है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इन 5 स्थानों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अथवा में है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पानीपत है वो हरियाणा में स्थित है। अहमदाबाद है गुजरात में स्थित है। श्रावस्ती है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और रायबरेली भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन 5 स्थानों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में है वो 20% है वो पूछे जाएंगे। इस सेशन में हमने 7वां मॉडल पेपर हल किया। 3 मॉडल पेपर हम है वो जल्दी हल कर लेंगे। आपके एग्जाम से पहले है वो 3 मॉडल पेपर और एक क्लास में आपको बताया जाएगा कि आपको इतिहास की कॉपी है वो किस प्रकार लिखनी है, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर है वो मिल सके। भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपर का फायदा मिल सके। और इसकी PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।